जहां पर्वत के कारण, जहां पर्वत के कारण यानी पर्वत बीच में आने के कारण, पर्वत के कारण ध्यान रखिएगा वर्षा की मात्रा में कमी हो जाए। जहां पर्वत के कारण वर्षा की मात्रा में क्या हो जाए, पर्वत के कारण वर्षा की मात्रा में कमी हो जाए, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र का नाम देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे, सर पढ़ा चुके हैं, इतना डीपली मत पढ़ाइए सर, जल्दी पढ़ा दीजिए। अच्छा, अब डीपली है चाहिए नहीं, उससे मतलब नहीं है, पढ़ते जाइए। देखिए जो चीज काम का है उसको पढ़ना ही होगा। ठीक है, अब सुनिए, देखिए मेरी बात को। वृष्टि छाया क्षेत्र की बात करते हैं। पर्वत अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए मानसून प्रवेश करना प्रारंभ करता है, मानसून आया और एक पर्वत से टकरा गया, जिसको हमने क्या बोला, पश्चिमी घाट पर्वत बोला। ठीक है, यहां से टकरा गया, और जब मानसून आता है सीधे आके पर्वत में धड़ से लड़ जाएगा, तो मानसून बारिश कहां करेगा, तो इस क्षेत्र में बारिश कर देगा। यानी जिस क्षेत्र में लड़ता है, जिधर की तरफ लड़ेगा वहीं पर क्या करता है, बारिश करता है। ठीक है, जब यहां पर पूरी तरह से बारिश कर देगा तो पर्वत के जस्ट बाद वाला हिस्सा क्या हो जाता है, खाली। ये हिस्सा क्या है, खाली पार्ट है, और इसी खाली वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो वृष्टि छाया का नाम देते हैं। इस खाली वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, तो वृष्टि छाया क्षेत्र का नाम देते हैं। इसको याद रखिएगा, इस खाली वाले हिस्से को हम नाम क्या देंगे, तो वृष्टि छाया का नाम देते हैं इसको। प्रिया कुमारी बोल रही है सर आज तक मेरा मैसेज आप नहीं देखे, अब देख लिए। ठीक है, आप पढ़ाई करिए अच्छे से। चलिए चलिए बढ़ेंगे आगे, इसको देख लीजिएगा एक बार। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, पर्वत के आने से एक तरफ पर्वत के तो वर्षा होती है, दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती। जिस तरफ वर्षा नहीं होती उस खाली क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया का क्षेत्र बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर्रे से होकर गुजरती है। आपको पता होगा, आपको पता होगा कि कुछ दर्रा है। दर्रा कुछ क्या है, याद रखिएगा। देखिए यहां पर महाराष्ट्र के अंदर तो भोर घाट और थाल घाट है। यहां पर आपका भोर घाट है, यहां पर आपका ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहां पर ऊपर की तरफ क्या है, आपका थाल घाट है, थाल घाट है। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, आपका भोर घाट होगा। क्या होगा, भोर घाट का क्षेत्र हो जाएगा। और यहां पर सबसे नीचे की तरफ क्या होगा, पाल घाट का क्षेत्र हो जाएगा, पाल घाट। हमने कहा आपसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कहां से करता है, केरल से करता है। जब केरल से प्रवेश करेगा तो किस दर्रे से टकराएगा, पालघाट दर्रे से टकराएगा। बना लीजिएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पालघाट हो जाएगा। तुझु दर्रा कहां पर हो जाएगा, मणिपुर के अंदर हो जाएगा। कहां पर है, मणिपुर के अंदर है। यहां पे तो मानसून टकराएगा नहीं। पालघाट दर्रा कहां पर हो जाएगा, लोकेशन डाल दीजिएगा, केरल के अंदर हो जाएगा। और भोर घाट और थाल घाट की बात करते हैं, ये दोनों दर्रा कहां पर हो जाएगा, तो ये दोनों दर्रा आपका महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने दर्रा के बारे में बारीकी से बताया था और सारा कुछ बताया था, इसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। सर आपका फेस उतर गया, फेस नहीं, ठीक है, सारा कुछ घर पे बहुत सारा काम था। 3 से 4 दिन के अंदर सब कुछ अरेंजमेंट करना, कुछ हुआ था कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ अरेंजमेंट करते हुए मतलब थोड़ा सा थकान घर और बहुत सारी चीजें थी, रेस्ट नहीं मिल पाया, इसकी वजह से ऐसा आप लोग को लग रहा होगा। बाकी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे अभी। चलिए बढ़ेंगे आगे। सर ये 200 वाला क्वेश्चन है क्या, नहीं नहीं 200 वाला क्वेश्चन नहीं, कहाँ परेशान होते हैं, उसका अनाउंसमेंट किया गया है ना अच्छे से। 200 क्वेश्चन के लिए आप संडे को आएंगे सब लोग, 12 बजे से, 12 बजे दिन से आएंगे आप, लाइव आइएगा, फ्री में पढ़ाएंगे उसको। चलिए आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि गंगा के मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा को कौन प्रभावित करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली जो वर्षा होती है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गारो की बात करते हैं, गारो, और एक दूसरी पहाड़ी कौन सी है, तो दूसरी हो जाएगी आपकी खासी। गारो, खासी और कौन सी हो जाएगी, तीसरे नंबर की कौन सी होगी, तो जयंतिया होगी। गारो, खासी और जयंतिया, समझिएगा, ये गारो, खासी और जयंतिया ये दोनों एक प्रकार की पहाड़ी भी है। ये दोनों क्या है, एक प्रकार की पहाड़ी भी है, और पहाड़ी के साथ साथ ये जनजाति भी है। पहाड़ी के साथ साथ ये जनजाति भी है, और इनका निवास अगर पूछेगा, इनकी अवस्थिति की अगर हम बात करते हैं, अवस्थिति की, इन दोनों की अगर हम अवस्थिति की बात करते हैं, अवस्थिति इन दोनों की कहां पर हो जाएगी, तो मेघालय के अंदर होगी। ये पहाड़ी के साथ साथ एक जनजाति भी है, और इसकी अवस्थिति कहां पर हो जाएगी, तो मेघालय के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब जरा समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा तो जरा समझिएगा। अगर हम गारो, खासी, जयंतिया की बात करते हैं, तो जो इसमें खासी है, खासी प्रश्न करेगा, एक जगह है जिसका नाम हो जाएगा शिलांग।
शिलांग कहाँ पर है? तो खासी पहाड़ी पर है। एक जगह का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जगह का नाम हो जाएगा मानसीन राम। मानसीन राम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहां पर हो जाएगा? तो खासी पहाड़ी पे। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन राम ये किस पहाड़ी पर है? तो क्या बताएंगे आप? खासी पहाड़ी पे है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर 10 बजे से संडे को ना? नहीं 10 से नहीं, 12 से भैया, मैंने कई बार पूछा है, बोला हुआ है कि 12 से आना है। ठीक है, 12 से। रोशन सर 10 बजे से बुलाए हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि उस समय तो टेस्ट लगना है ना, संडे को टेस्ट है ना। अच्छा 8 से 10 टेस्ट है। हाँ तो 10 बजे से ही क्लास अनाउंस हो जाएगा। सैटरडे के दिन आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। सैटरडे संडे 10 बजे से। अच्छा हाँ तो ठीक है, जैसा सर बोले उसी तरह का होगा क्लास। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ेंगे आगे। सर आप बाल नहीं कर, भाई बाल के बारे में आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, बताइए भाई। हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं, समझ गए आप लोग। हम लोग के यहाँ जो बाल उतरवाने का समय होता है ना, ये लगभग मृत्यु से 4 से 5 पांचवें चौथे दिन होता है लगभग। ठीक है ना, बाल उतरवाने वाली जो प्रथा होती है ये मृत्यु के चौथे दिन होता है, और हम तो तीसरे दिन आप लोग के यहाँ आ गए थे पढ़ाने के लिए। तो बताइए, आप लोग बार बार पूछते हैं, हर जगह की अपनी अलग अलग प्रथाएं हैं ना। चौथे दिन सारा कुछ होता है, 4 दिन चौथे दिन, मतलब जैसे वहां से काउंट करेंगे तो 4 दिन, और हम तीसरे दिन आप लोग के यहाँ पढ़ाने के लिए आ गए थे। तो कैसे हो पाएगा आप लोग बताइए ना मुझे। जो बाल कटवाने वाला जो होता है कार्यक्रम, उसमें हम शामिल नहीं थे, है ना। शामिल नहीं थे क्या? नहीं हो पाए थे, आप लोग को पढ़ाने तो चले आए थे यहाँ पे। बताइए। चलिए बढ़ेंगे आगे। कमेंट रुका हुआ है क्या? चलिए बढ़िएगा आगे। सर हम लोग के यहाँ 10 दिन पे होता है, नहीं हम लोग के यहाँ तो चौथे दिन ही होता है। ठीक है ना, 4 दिन मतलब वहां से काउंट करके चौथे दिन। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, बताइए। कई बार आप लोग पूछे तो हम सोचे कि जवाब दे देते हैं, लेकिन अभी है, बता दिए आपको हम। अरे चौथे दिन सारा कुछ होता है, फिर हम तो तीसरे दिन वहां से आ ही गए थे आप लोग के यहाँ, 3 दिन पे ही आ गए थे, तो कैसे हो पाता। बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, है ना। हाँ कर दीजिए, कर दीजिए। हाँ कर दीजिए, हो गया है, कर दीजिए संतोष जी पे। चलिए इसको बना लीजिएगा, बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यही होता है ना, आप ही लोग अब सवाल जवाब करेंगे मुझसे। आगे प्रश्न दिया है आपका, भारतीय क्षेत्र में ऊपर दिसंबर में सूर्य की स्थिति क्या होती है? ऊपर दिसंबर की बात कर रहे हैं, सूर्य की स्थिति क्या होती है भारतीय क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं। भारतीय क्षेत्र में दिसंबर में, दिसंबर का महीना है ये, भारतीय क्षेत्र के ऊपर, अच्छा भारत के क्षेत्र के ऊपर सूर्य की स्थिति क्या होती है कब? तो दिसंबर के माह की बात कर रहा है। दिसंबर माह में सूर्य की स्थिति क्या होती है भारतीय क्षेत्र में? भारतीय क्षेत्र में प्रश्न करेगा सूर्य की स्थिति क्या होगी, तो बताइएगा। सूर्य की स्थिति पूछेगा, सूर्य की स्थिति, सूर्य की स्थिति की बात करते हैं। स्थिति भारतीय क्षेत्र के अनुसार क्या होती है? सूर्य उस समय क्या होता है? दक्षिणायन होता है। ठीक है, दिसंबर की बात करें, दिसंबर में सूर्य हमारे यहाँ नहीं होता है। सूर्य चला जाता है कहाँ पर? मकर रेखा के पास चला जाता है। मकर रेखा के पास जाने की वजह से हमारे यहाँ क्या हो जाती है? ठंडी पड़ती है। तो सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन होता है दिसंबर के महीना में। अगर ये जून का महीना होता तो सूर्य क्या होता? तो उत्तरायण होता। जून के महीना में सूर्य क्या होता? उत्तरायण होता। उसकी बात ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे कि भारत में लौटता हुआ मानसून स्थल खंड से आता है, अतः इसमें आर्द्रता क्या होती है?
आर्द्रता की कमी होती है, अधिक होती है, सामान्य होती है या थोड़ी अधिक होती है। भारत में लौटता हुआ मानसून स्थल खंड से आता है, इसमें अतः इसमें आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, तो आर्द्रता की मात्रा में इसमें क्या होती है, कमी होती है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसून कहां से आता है, तो स्थल खंड से लौट के आता है। लौटता हुआ मानसून कहां पर बारिश करेगा, तो लौटता हुआ मानसून ये बारिश करता है कहां पर, बारिश, लौटता हुआ मानसून बारिश कहां पे करेगा, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में करता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है, भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से लगभग कितना % बारिश होती है, 10% होती है, 74% होती है, 13% होती है, 3% होती है। उत्तर हो जाएगा आपका 13% होती है। लौटता हुआ मानसून कहां से आता है, ये स्थल क्षेत्र से आता है, स्थल क्षेत्र से आता है, स्थल क्षेत्र से। और ये अगर इसको नमी ग्रहण करना है, नमी, तो ये नमी कहां से ग्रहण करता है, बे ऑफ बंगाल से करता है। लौटता हुआ मानसून लगभग अक्टूबर से लेकर कौन से महीने में, नवंबर के महीने में ये बारिश कहां पे करता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में करता है। ये बारिश कहां पे करेगा, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के क्षेत्र में ये क्या करता है, बारिश करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, एल नीनो की उत्पत्ति कहां होती है, हिंद महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या भूमध्य सागर में होती है। ठीक है, प्रश्न करेगा आपसे एल नीनो और ला नीना, अल नीनो और ला नीना, अल नीनो और ला नीना की अगर हम बात करते हैं, अल नीनो और ला नीना की अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर हम अल नीनो और ला नीना की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का अल नीनो और ला नीना, इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर होती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर इसकी अवस्थिति होती है। ये उत्पन्न होते हैं कहां पर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और इनकी अवस्थिति की अगर हम बात करते हैं, लोकेशन की एक बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये उत्पन्न होते हैं। इसको याद रखिएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। बना लीजिएगा इसको। सर मध्यकालीन इतिहास को कैसे मजबूत करें, मजबूत करने के लिए उसे पढ़ना होगा भैया, पढ़िए लगातार, मजबूत हो जाएगा। सोचना क्या है इतना, आगे समझिएगा। इसमें देखिए अटलांटिक महासागर के बारे में दिया हुआ है, प्रश्न करेगा अटलांटिक महासागर से, तो नोट कर लीजिएगा यस आकार का महासागर हो जाएगा, यश आकार का महासागर होगा। कौन सा, अटलांटिक महासागर। अगर प्रश्न करेगा आपसे फंडी की खाड़ी, अगर प्रश्न करेगा आपसे फंडी की खाड़ी कहां पर है, प्रश्न करेगा दूसरा आपसे सारगैसो सागर कहां पे है, सारगैसो सागर कहां पर है, फंडी की खाड़ी कहां पे है, सारगैसो सागर कहां पे है। तीसरा अगर प्रश्न करेगा आपसे बरमुडा त्रिकोण कहां पे है, बरमुडा त्रिकोण कहां पे है, बरमुडा त्रिकोण कहां पे है। प्रश्न करेगा आपसे सारगैसो सागर कहां पे है, फंडी की खाड़ी कहां पे है, बरमुडा त्रिकोण कहां पे है, या फिर यह सागर का महासागर कौन सा। सारा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर होगा। आपसे एक इसमें और प्रश्न करेगा कैरिबियन सागर, प्रश्न करेगा कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। एक प्रश्न और करेगा आपसे 5वें नंबर पे लेब्राडोर सागर। क्या पूछेगा आपसे, लेब्राडोर सागर पूछेगा। ये सभी स्थल जो मैंने लिखा हुआ है, ये सभी स्थल कहाँ का हो जाएगा, तो अटलांटिक का हो जाएगा। प्रश्न करेगा आपसे कि हिंद महासागर जो है हमारी पृथ्वी पर तीसरा बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, हमारी पृथ्वी पर थर्ड बड़ा महासागर कौन सा है, तो हिंद महासागर हो जाएगा। अगर हम भूमध्य सागर की बात करते हैं, भूमध्य सागर, तो लिखिएगा यह यूरोप को अलग करता है, किससे, यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से क्या करता है, अफ्रीका से अलग करने का काम करता है। यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन सा, तो भूमध्य सागर अलग करता है। इसको बना लीजिएगा। सर क्या क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है भाई, क्वेश्चन बैंक पढ़िए ना, उसका वीडियो दे दिया गया है, वीडियो सोल्यूशन बताइए। इसीलिए तो दिया गया था कि ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट फंसे ना फिर, ठीक है। नहीं तो ज्ञान देने वाला यहाँ पर सीनियर ऐसा है कि जीवन तबाह कर देता है सबका। एक तो अपने कभी सिलेक्शन नहीं लिया, 5 साल पटना में बिताया, नया आने वाले छात्र को ज्ञान देगा कि ये टीचर बढ़िया है तो वो कोचिंग बढ़िया है, ऐसे ये ठीक है, वहां से ये ठीक है, ये सब खराब बातें होती है। जो आपको समझ में आए वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिएगा। सर 68 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए, 68 नंबर क्वेश्चन में हम क्या बता सकते हैं, बताइए, ठीक तो है। आगे बढ़िएगा, हो गया इतना। आगे प्रश्न दिया आपका, भारत के गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, AW जलवायु है, AS है, ABHW है, या फिर CWG है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो CWG हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत बना के एक बार पढ़ा देते हैं आपको। देखिए अगर हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो ये हिस्सा आपका हो जाएगा
जम्मू कश्मीर का पार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये हिस्सा आपका हो जाएगा सिपकिला दर्रा उत्तराखंड, ये नेपाल, ये सिक्किम का पार्ट, और ये पूर्वोत्तर का हिस्सा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के हिस्से से हम नीचे आएंगे तो हमें वेस्ट बंगाल वाला पार्ट मिलेगा। यहाँ से राजस्थान का हिस्सा, फिर गुजरात का पार्ट, और गुजरात से आ जाएंगे हम नीचे दक्षिण भारत के हिस्से में। ठीक है, ये रहा भारत का नक्शा। और ध्यान रखिएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, वर्गीकरण यहां से देखिए प्रश्न होता है। प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है सब बता देते हैं आपको एक साथ। ठीक है, इसको समझिएगा। कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, देखिए ऊपर की तरफ जलवायु को हम ई नाम देते हैं, खाली ई बोलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जलवायु को हम ई प्लस का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो मध्यवर्ती जलवायु है यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब की जलवायु को हम नाम देते हैं सी डब्ल्यू और जी जलवायु देते हैं। इनको हम नाम देते हैं सी डब्ल्यू और जी, सी डब्ल्यू और जी का नाम देते हैं। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान के क्षेत्र में जो जलवायु है इसको हम नाम क्या देते हैं, तो बी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू का नाम देते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं बी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू का नाम देते हैं, और आगे जो क्षेत्र है इसको हम बी एस एच डब्ल्यू का नाम देते हैं। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे समझिएगा। आगे देखिए यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आप केरल के पास देख पा रहे हैं, इसको हम ए एम डब्ल्यू के नाम से जानते हैं, ए एम डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। और यहाँ वाले क्षेत्र को हम कहते हैं ए और एस टाइप की जलवायु, ए एम डब्ल्यू टाइप की जलवायु, ए और एस टाइप की जलवायु। और यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ की जलवायु को हम ए डब्ल्यू जलवायु बोलते हैं, ए डब्ल्यू टाइप की जलवायु बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम डीएफसी के नाम से जानते हैं, डीएफसी जलवायु के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एक बार देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। अब प्रश्न करेगा आपसे, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार, तो ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक जलवायु का जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा, तो सी डब्ल्यू और जी हो जाएगा। उत्तर भारत के लगभग मैक्सिमम पार्ट को, अधिक से अधिक पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सर सी डब्ल्यू जी का नाम बता दीजिए, क्या करेंगे नाम जानकर, इसको पढ़िए, इसको नोट करिए। सर आप आ गए, अच्छा लगता है, बहुत सारा डेटा। हाँ भैया पढ़िए लगातार, अब तो आए हैं, एग्जाम तक रहेंगे और बहुत सारा 3 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, मतलब अनबीटेबल चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, अनीता बोल रही है सर इग्नोर करते हैं आप, नहीं अनीता कहाँ इग्नोर करेंगे, पढ़ाई करिए। सर आज पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लग रहा है, काहे नहीं मन लग रहा है भैया, मन काहे नहीं लग रहा है बताइए, मन लगना चाहिए। ठीक है, मन लगा के, सपना अधूरा है मन नहीं लगेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई बताइए। सपने अधूरे हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि सर मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा और सुनिए एक मेरी बात को, है ना, एक मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। देखिए सुनिएगा और समझिएगा। देखिए प्रश्न करेगा यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की, आप बिहार का पेपर देंगे, जानकारी आपको होना चाहिए उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों के अंदर जलवायु का एक क्षेत्र है जिसको हम सी डब्ल्यू और जी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग ए डब्ल्यू बता रहे हैं, ए डब्ल्यू वाले जरा समझ जाइएगा, क्योंकि यूपी बिहार और एमपी की जो जलवायु का क्षेत्र है इसको हम सी डब्ल्यू जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, सर 16 को एग्जाम है, पढ़िए 16 को एग्जाम, एकदम दबा के पढ़िए, 17-18 घंटे का टाइम दीजिए पढ़ाई को। इसको देख लिए सब लोग, याद करना होता है। ठीक है, इसको याद करना होता है। देखो याद कैसे करना है समझिएगा। देखिए ई का मतलब क्या होता है, एवरेस्ट, क्या होता है, एवरेस्ट होता है। ई का मतलब क्या है, एवरेस्ट। याद करने का तरीका समझिए, ई का मतलब क्या होता है, एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट के क्षेत्र की जलवायु को हम नाम क्या देते हैं, तो ई देते हैं। ई का मतलब क्या होता है, एवरेस्ट, और एवरेस्ट की जलवायु को हम ई कहते हैं। यानी ऊपर का जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, यहां से हिमालय गया, हिमालय की ऊंची चोटी एवरेस्ट, यानी ऊपर का जलवायु क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो एवरेस्ट कहलाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। देखिए सी डब्ल्यू और जी दिया है, क्या दिया है, सी डब्ल्यू और जी। सी पर क्या होता है, सेंटर, सी पर क्या है, सेंटर, यानी बीच का जो जलवायु क्षेत्र है इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो सी के नाम से जानते हैं। सी पर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
BWHW और BSHW, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। देखिए H फॉर क्या होता है, हॉट होता है, या H फॉर क्या होगा, हीट होगा, क्या होगा, हीट। और सबसे अधिक हीट यानी गर्मी कहाँ पे पड़ती है, तो राजस्थान के अंदर पड़ती है, यानी राजस्थान की जो मरुस्थलीय जलवायु उसको हम BSHW के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर बी लगा के पूछेगा तो आप कर लीजिएगा राजस्थान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए AMW कहां पर है, केरल के अंदर। यम फॉर क्या है, मानसून है, यम फॉर क्या होता है, मानसून। मानसून कहां से आता है, तो केरल से आता है, यानी केरल के क्षेत्र में जलवायु कौन सी है, तो AMW हो जाएगी। इधर आएंगे तो देखिए यस दिया है, यस फॉर क्या होता है, श्रीलंका। देखिए नीचे की तरफ क्या पड़ता है, श्रीलंका पड़ता है, यानी श्रीलंका के क्षेत्र के आसपास की जलवायु को हम क्या बोलते हैं, तो एस टाइप की जलवायु बोलते हैं। आगे देखिए दिया है आपका AW, क्या दिया है, AW यानी महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद इधर आपका गोवा और कर्नाटक, इन सब के क्षेत्र में जो जलवायु होती है उसको हम AW कहते हैं। ए मतलब होता है आपका ऑल और W का मतलब क्या होता है, विथ, यानी सभी के साथ की जलवायु को हम AW के नाम से जानते हैं। और इधर आपका DFC है, DFC वाले को कर लीजिएगा याद, ठीक है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है प्रश्न आपका, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। बात कर रहा है उत्तर पूर्वी मानसून, समझिएगा। देखिए मानसून, जब यहां से मानसून का निवर्तन होता है, जब मानसून उत्तर भारत से लौटना क्या करता है, प्रारंभ करता है, ठीक है। जब उत्तर भारत से लौटना प्रारंभ करता है तो कहां से कटता है, कुछ यहीं से कटता है। ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर नॉर्थ है और ये वाला हिस्सा क्या है, ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी होगा, क्या होगा, उत्तर पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां से चलने वाला मानसून क्या कहलाएगा, तो उत्तर पूर्वी मानसून। और इसी उत्तर पूर्वी मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून का नाम देते हैं। लौटता हुआ मानसून कहां पर बारिश करेगा, तो भैया आके टकराएगा कहां पर, तो ये कोरोमंडल पर आकर टकराता है, कहां पर, कोरोमंडल पर। और कोरोमंडल पर टकराने का मतलब ये कहां पर आएगा, तो तमिलनाडु के पास आएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका कि मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी कहेंगे, कास्मोलॉजी कहते हैं, या नॉन ऑफ दिस कहेंगे, या फिर पेडोलॉजी। इसको हम क्या नाम देते हैं, तो पेडोलॉजी का नाम देते हैं। आगे सिस्मोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भूकंप का जो अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन, भूकंप का जो अध्ययन है, अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें एक हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने के लिए, भूकंप मापी के रूप में, भूकंप मापी, भूकंप मापी के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा स्केल लगा होता है सिस्मोग्राफ के अंदर, इसमें स्केल का नाम हो जाएगा आपका रीटर स्केल। सिस्मोग्राफ में कौन सा स्केल या इंची लगा होता है, तो रीटर स्केल लगा होता है। सिस्मोग्राफ में कौन सा स्केल होता है, तो रीटर स्केल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां से आगे बढ़िएगा, देखिए समझिएगा। कॉस्मोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रश्न करेगा भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो सिस्मोलॉजी, और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रश्न करेगा यहां से एक और, भारत में पूछेगा, भारत में प्रश्न करेगा, भारत में मिट्टियों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, मिट्टियों का, भारत में मिट्टियों के अगर हम प्रकार की बात करेंगे, प्रकार, तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, 8 प्रकार की। लेकिन मुख्यतः पूछेगा, मुख्यतः भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी होती है, तो 4 प्रकार की होती है। ऐसे पूछेगा जनरली तो 8 प्रकार की, और मुख्यतः पूछा तो कितने प्रकार की हो जाएगी, 4 प्रकार की। सर कोपेन वाला बता दीजिए भैया, ये हम क्या बताए हैं आपको, बताइए, ये कोपेन वाला ही तो बताए हैं हम। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे दिया है मृदा परिच्छेदिका, मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था को हम क्या कहते हैं, क कहते हैं, ख कहते हैं, या ग कहते हैं। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। समझिएगा, देखिए ये हिस्सा आपका हो गया, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है, इससे हम समझा रहे हैं आप लोग को। देखिए नीचे वाले हिस्से में कुछ पत्थर वगैरह होते हैं, कुछ खनिज होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, कुछ खनिज होते हैं। और इसी पत्थर और खनिज में क्या होती है, मिट्टी होती है। नीचे की तरफ कुछ पत्थर और कुछ क्या होते हैं, खनिज होते हैं। देखिए यहां से ऐसे इस तरह से कुछ पत्थर और क्या हो जाएंगे, तो खनिज होते हैं, पत्थर और क्या हो जाएंगे, तो खनिज होंगे। और यहाँ पर मिट्टी का क्या होता है, विस्तार होता है। देखिए ये सारी मिट्टियां हैं, यहाँ पर मिट्टी का विस्तार होता है, और इस मिट्टी के विस्तार में कुछ पत्थर और कुछ क्या होते हैं, तो खनिज होते हैं।
इस मिट्टी के विस्तार में कुछ पत्थर और कुछ क्या होते हैं, खनिज होते हैं। इसके ऊपर जरा सा आप आगे बढ़ेंगे तो एक मिट्टी का हिस्सा और होता है, ठीक है, और सबसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो एक मिट्टी का हिस्सा आपको और दिखेगा। यहां तक एक मिट्टी का पार्ट आपको और दिखता है, और सबसे ऊपर की तरफ सबसे उपजाऊ मिट्टी आपको मिलती है यहाँ पर, जहां पर आप फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग करके इसको आप नहीं उपजाऊ होने पर उपजाऊ बनाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम संस्तर ओ के नाम से जानते हैं, इसको हम संस्तर ओ कहते हैं। सेकंड वाले को हम संस्तर, इसको हम संस्तर क के नाम से जानते हैं। इसको हम संस्तर ख के नाम से जानते हैं, संस्तर ख के नाम से जानेंगे। और इसको हम संस्तर ग के नाम से जानते हैं। देखिए संस्तर को हम लेयर कहते हैं, लेयर हम कहते हैं संस्तर को, तो हमने हिंदी में ही लिख दिया है, हिंदी में पूछा था, ठीक है। संस्तर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो मृदा का जो निर्माण होता है, निर्माण यानी मृदा का निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण उसकी जड़ से होता है, मूल से। तो मिट्टी का जो मूल अवस्था ये सबसे नीचे की तरफ होती है, जिसको हम ग नाम देते हैं। ये मिट्टी की मूल अवस्था होती है। और सबसे उपजाऊ अवस्था कौन सी होती है, सबसे अधिक उपजाऊ अवस्था जो होती है मिट्टी की, सर्वाधिक उपजाऊ अवस्था कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ये संस्तर ओ होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपका उत्तर हो जाएगा ग, और सर्वाधिक उपजाऊ की बात करेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या समझ पाए आप लोग? इस तरह का फिगर देखे हैं आप लोग? ये फिगर आप लोग देखे हैं कभी, बताइए। इसको बना लीजिएगा। इसको बना लीजिए तो आगे की तरफ बढ़े हम, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे दिया है आपका सर परख नली, देखे हैं इस तरह का ही परख नली। अच्छा ठीक है, वही ये बात है, ठीक है। इसमें एक प्लांट लगाएंगे, प्लांट सबसे अधिक यहाँ पर होगा, इसको पोषक मिलेगा, नीचे की तरफ इसकी जड़ें आती हैं, और सबसे नीचे क्या हो जाएगा, तो छोटे छोटे पत्थर के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। मिट्टी कितने संस्तर में होती है, तो 4 संस्तर में। ऊपर की तरफ ओ है, फिर ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। एबीसी के नाम से भी इसको जान सकते हैं। सबसे ऊपर ओ है, लिख दे रहे हैं एबीसी के फॉर्मेट में। सबसे ऊपर संस्तर आपका ओ कहलाएगा, नीचे का संस्तर आपका ए कहलाता है, फिर उसके बाद बी संस्तर कहलाएगा, बी लेयर। उसके बाद मिट्टी की सी नंबर की लेयर होती है। सबसे उपजाऊ लेयर कौन सी है, तो ओ होती है। और सबसे न्यू वाली लेयर यानी सबसे मजबूत लेयर कौन सी है, तो ग होती है, ठीक है। इसको हम न्यू या मूल बोलते हैं, या फिर इसको हम मजबूत लेयर के नाम से जानते हैं। सबसे मजबूत लेयर यानी परत जो होती है, ये कौन सी हो जाएगी, तो ग परत होती है, सी परत होती है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न दिया है, भारत की मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी होती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज कितना है, सबसे ज्यादा है भैया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने लिख दिया 40% का हिस्सा होता है जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। 18% का हिस्सा किसका होता है, तो ये काली मिट्टी का हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम मेंशन कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। काली मिट्टी का हिस्सा होता है 18% का। बाकी लाल मिट्टी का जो हिस्सा होता है, लाल मिट्टी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ये 15% का होता है। नेक्स्ट 4% की बात करते हैं, तो ये लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का पार्ट कितना हो जाएगा, तो लगभग 4% के आसपास। ऑप्शन के हिसाब से मैंने इन सबको फिट बैठा दिया, एक बार आप लोग देखिएगा। यानी सबसे अधिक कहने का मतलब क्या है, जलोढ़ है, उसके बाद काली, उसके बाद लाल, उसके बाद क्या हो जाएगी, तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। भारत में पूछेगा, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी होती है, तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में क्या होती है, ये सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के भैया एग्जाम में आप प्रकार पूछता है, जलोढ़ मिट्टी की परीक्षा में प्रकार की बात करेगा तो प्रकार पहला और दूसरा। पहले प्रकार की अगर हम बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी का पहला प्रकार क्या हो जाएगा, तो खादर होता है। और एक दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, तो बांगर हो जाएगा। खादर बांगर में अगर हम बात करते हैं, नई जलोढ़ मृदा हम किसको बोलते हैं, तो नया हम बोलेंगे किसको, खादर को। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी हम किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा बांगर को बोलेंगे। क्या इतनी बातें आप समझ गए? आगे बढ़ेंगे यहां से। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे दिया है प्रश्न आपका कि पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या बोलते। देखिए आ गया यही बात, यहाँ देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी अपने आप में क्या कहलाएगी, तो ये बांगर के नाम से जानी जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, नई मिट्टी को हम खादर के नाम से जानते हैं। इसको मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है और मैंने विद फिगर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए नदी का ये हिस्सा क्या है, तो उद्गम स्थल है। ये हिस्सा मान लीजिए ये पहाड़ है,
यहां से नदी क्या हो रही है, निकल रही है, नदी का उद्गम है ये। नदी का कौन सा स्थल है, तो यहां से नदी का उद्गम स्थल है। नदियां आगे चल के क्या बनाती हैं, तो भांवर का निर्माण करती हैं। ठीक है, इस भांवर क्षेत्र से एक क्षेत्र होता है जिसको हम तराई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो भांवर होगा। भांवर के बाद का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो तराई कहलाता है, ऐसा मैंने बताया है आपको। ठीक है, अब यहां से नदी एक वितरिका में आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है। जब आगे की तरफ बढ़ती है तो पास की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। पास की मिट्टी जो नदी लगाती है उसको हम खादर मिट्टी कहते हैं। दूर की मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो बांगर मिट्टी का नाम देते हैं। पास की मिट्टी को हम खादर कहते हैं और दूर की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, बांगर। और अंततः जब नदियां समुद्र में गिरने वाली होती है तो यहाँ पर क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको हम डेल्टा मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर भांवर मिट्टी होती है, देखिए मिट्टियां हैं ये, यहाँ की मिट्टी को हम भांवर मिट्टी कहते हैं, इस मिट्टी को हम तराई मिट्टी के नाम से जानेंगे। कुछ मिट्टी को हम खादर, बांगर, उसके बाद कौन सी मिट्टी है, तो डेल्टा मिट्टी है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको बना लीजिएगा तो आगे बढ़ा जाए, इसको बना लीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे, इसको बना लीजिएगा। लाल मिट्टी का क्षेत्र कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, बहुत सारे जगहों पर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। सर जो मिट्टी आप लिखवाए हैं लेयर में, उसको पहचानने का तरीका क्या है, फिगर एक बार बनाइए, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। सर लाल मिट्टी का परसेंटेज देख लीजिए सर। अच्छा देखते हैं क्या लिखे हैं हम, परसेंटेज काली मिट्टी। ओहो, इसको एक काम करिए ना आप लोग, थोड़ा सा एक काम कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा काम करिए। 18 जो होता है ये लाल मिट्टी का हो जाएगा और 15 जो होता है काली मिट्टी का। क्या आप ठीक है, एक बार जवाब करिए सब लोग, ये ठीक है क्या। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। सर कोपेन वाला बताइए, कोपेन वाला भैया हम बताएं अच्छे से, अब क्या चाहिए कोपेन वाले में बताइए। कोपेन वाले पार्ट में अब हम क्या और बता सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज होता है, इसका जवाब करिए सब। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका जवाब करिएगा। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका जवाब करेंगे आप लोग। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका जवाब करिएगा। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। सर बी होगा, कुछ लोग सी बता रहे हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पोटास हो जाएगा। ठीक है, बाकी जलोढ़ मृदा भारत के अधिकांशतः भाग पर, भारत के अधिकांश भाग पर, भारत के अधिकांश भाग पर मिट्टी कौन सी हो जाएगी, तो जलोढ़ मिट्टी होगी। अब यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न करेगा आपसे लाल मिट्टी, अगर हम बात करते हैं लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का जो रंग होता है, रंग ये कैसा होता है, लाल होता है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। काली मिट्टी का जो रंग होता है, काली मिट्टी का जो रंग होता है, रंग काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। इसका कारण क्या है बताइए जरा। काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसका कारण क्या है। काली मिट्टी का जो रंग होता है ये काला होता है। लाल मिट्टी का रंग मैंने बता दिया, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, काली मिट्टी की अगर हम बात करेंगे, काली मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। और काली मिट्टी का काला रंग ये किस कारण होता है बताइए। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है, तो ये फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण काली मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, यहां से दोनों जगह से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ फेरस, या फिर इसी को हम टिटेनी फेरस भी बोल सकते हैं। सर बोल रहे हैं टिटेनी फेरस लिखिए, टिटेनी फेरस का नाम भी दे सकते हैं इसको।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आगे दिया है प्रश्न आपका, भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप से पाई जाती है? मरुस्थली में, तराई क्षेत्र में, दक्कन के पहाड़ी भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में? उत्तर पूर्वी में तो पाया नहीं जाएगा। देखिए उत्तर पूर्व यानी यहाँ के इलाके में, यहाँ तो पाया नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ की मिट्टी को हम अक्सर पहाड़ी मिट्टी के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है इसको हम या तो पहाड़ी मिट्टी बोलेंगे यहाँ, या फिर यहाँ पर लाल मिट्टी होती है, जैसे आसाम जैसे क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पहाड़ी मिट्टी होती है, और आसाम जैसे क्षेत्रों में क्या होती है? लाल मिट्टी होती है। इसको देख लीजिएगा। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉर्थ और ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो आगे समझिएगा। आगे आगे देखिए इसमें क्या दिया है आपका, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भैया मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीली मिट्टी होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर मिट्टी का नाम क्या हो जाएगा? तो रेतीली मिट्टी। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा? राजस्थान के अंदर मिट्टी को हम रेतीली मिट्टी कहते हैं। आगे दिया है आपका तराई क्षेत्रों में। तराई का मतलब ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा है, यूपी का हिस्सा मान के चलिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा, और ऊपर बिहार का हिस्सा है। यूपी और उत्तराखंड और बिहार का उत्तरी हिस्सा, मतलब ऊपर की तरफ वाला हिस्सा, इसको हम तराई के नाम से जानते हैं। बाकी दक्कन के क्षेत्र की जो मिट्टी है इसको हम काली मिट्टी का नाम देते हैं। दक्कन के क्षेत्र में जो मिट्टी का विस्तार है इसको हम नाम क्या देते हैं? तो इसको हम काली मिट्टी का नाम देते हैं। हमारा ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? तो दक्कन बना लीजिएगा इसको। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को भैया। काली मिट्टी की बात करते हैं, टिटैनी फेरस ही तो बता दिया हमने आपको। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपासी मिट्टी, इसमें किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। ठीक है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक कहां पर होती है? तो ध्यान रखिएगा। अवसादी चट्टान से निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है कि लाल पीली मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं? तो चूना का प्रयोग करते हैं। अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा। और आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है आपका, आगे प्रश्न दिया है आपका। आगे प्रश्न बताइएगा, किस मृदा को प्राय अप्रौढ़ मृदा के नाम से जानते हैं? अप्रौढ़ मृदा के नाम से हम किसको जानते हैं? बताइए, अप्रौढ़ मृदा के नाम से हम किसको जानेंगे? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो अप्रौढ़ मृदा कहलाती है? लेटराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? अप्रौढ़ मृदा कौन सी होती है? अप्रौढ़ मृदा के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं? अप्रौढ़ मृदा के नाम से किस मिट्टी को जानेंगे? जरा जवाब करिएगा। कमेंट आप लोग का इतना दूर हो गया है कि दिख ही नहीं पा रहा है ढंग से। किस मिट्टी को हम अप्रौढ़ मृदा कहते हैं? अप्रौढ़ मृदा के नाम से हम किसको जानते हैं? अप्रौढ़ मिट्टी की देखिए इसमें हम बात करेंगे। अप्रौढ़ मिट्टी वही मिट्टी होती है जो पूरी तरह से बनी नहीं होती है, जैसे कि पर्वतीय मिट्टियां। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी अपने आप में क्या होती है? प्रौढ़ मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी आप लोग बता रहे हैं उत्तर में, ये अपने आप में क्या होती है? प्रौढ़ मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी अपने आप में क्या होती है? प्रौढ़ मिट्टी होती है। इसको हम नाम देते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर की तरफ कुछ छोटा है क्या? अच्छा, भारत का वो क्षेत्र जहां तापमान और वर्षा सबसे अधिक होता है, ये क्षेत्र किसका है? तो लेटराइट का क्षेत्र है। बोल रहे हैं सब छूट गया, इसको बना लीजिएगा। सर 79 छूट गया, 79 को मैंने बता दिया, देख लीजिएगा। भारत का वो क्षेत्र जहां तापमान और वर्षा सर्वाधिक होती है वहां पर लेटराइट मिट्टी होती है। और ये देख लीजिए, इसका किस मिट्टी को हम अप्रौढ़ मिट्टी कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पर्वतीय मिट्टी को अप्रौढ़ मृदा के नाम से जाना गया। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो इसको हम अविकसित मृदा कहते हैं। इसको हम अविकसित मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसको हम अविकसित मिट्टी या अविकसित मृदा के नाम से जानते हैं। किसको? तो जलोढ़ मिट्टी को। और काली मिट्टी को हम नाम क्या देते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को हम नाम देते हैं रेगुर मिट्टी। और ध्यान रखिएगा, यूरोप में काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? यूरोप में काली मिट्टी का नाम क्या दिया जाता है? यूरोप के अंदर जो काली मिट्टियां हैं, काली मिट्टी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? यूरोप की काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जरा बताइए इसको। यूरोप के काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? शुभम नाम ले लिया आपका, पढ़ाई करिए। यूरोप के अंदर काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। यूरोप के अंदर काली मृदा को किस नाम से जाना गया? यूरोप के अंदर काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब करेंगे आप लोग। यूरोप के अंदर काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? यूरोप के अंदर काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? यूरोप के अंदर
काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब करिए भैया सब लोग जल्दी से। यूरोप के अंदर काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप के अंदर काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, बताइए। यूरोप के अंदर काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? यूरोप के अंदर जो काली मिट्टी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? जवाब कर रहे हैं सर, चेरनोजम के नाम से जानते हैं। यूरोप के अंदर जो काली मिट्टी, इसको हम चेरनोजम के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तो चेरनोजम कहते हैं। यूरोप के अंदर काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? चेरनोजम। और काली मिट्टी को भारत के अंदर क्या कहते हैं? रेगुर, या फिर क्या बोलते हैं? कपासी के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे प्रश्न दिया, लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा सर्वाधिक होती है? सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? ये सब होता है भैया। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस सभी की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है आपका, उर्वरक 16, 20 और 18 एनपीके में पोटैश की मात्रा कितनी होती है? देखिए डायरेक्टली उर्वरक के बारे में दे दिया और इसकी मात्रा परसेंटेज में पूछ रखा है। इसकी मात्रा परसेंटेज में कितनी होती है, इसका जवाब करना है आपको, ठीक है। इसकी मात्रा पूछा है, परसेंटेज में क्या होती है। अगर इसकी मात्रा की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे तो एग्जैक्ट आंकड़ा दे दिया है, दो दो गैप करके 16, 20 और 18 एनपीके। ये 16, 20 और 18 इसका क्या होता है? कोडिंग होता है, ठीक है। इसमें पूछा है मात्रा कितनी होती है 16, 20 और 18 में। पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? देखिए एन, पी और क्या पूछ रखा है? के। पोटेशियम का मतलब क्या होता है? के होता है। क्या होता है भैया? के। पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं? के। 16, 20 और क्या दिया है? 18, यानी के पर कौन आ रहा है? 18 पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो उत्तर मिलेगा इसका। देख रहे, अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ गया तो क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। एन, पी और के दिया है। के फॉर क्या है? पोटेशियम, और पोटेशियम का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो देख लीजिएगा, पोटेशियम का हिस्सा क्या है? तो इसको देख लीजिएगा। पोटेशियम के पार्ट की बात करेंगे तो अपना देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और बढ़ेंगे यहां से हम आगे, यहां से बढ़ेंगे आगे। एन, पी और के की हम बात कर रहे हैं। एन, पी और के की बात करेंगे। एन, पी और के, नाइट्रोजन, अगला आपका पोटास है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम हो जाएगा। इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 18 होती है। और 16, 20, 18 देखिए दिया भी है। 16 दिया है एन के लिए, 20 दिया है पी के लिए, और 18 दिया है किसके लिए? तो के लिए दिया है। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे प्रश्न दिया है कि दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है कि मोलिब्डेनम है कि आल है? जरा इसकी बात मुझे बताइएगा। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की अगर हम बात करते हैं, स्थिरीकरण, नाइट्रोजन के अगर हम स्थिरीकरण की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक जीवाणु होता है, जीवाणु। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक जीवाणु करता है। इस जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? तो राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु ये क्या करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होता है? सहायक होता है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और भैया एक बात यहीं से याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में राइजोबियम जीवाणु होता है, ये दलहनी फसलों की जड़ों में होता है, खास करके दलहनी फसलों की जड़ों में होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में एक जीवाणु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो राइजोबियम का नाम देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सहायक कौन सा हो जाएगा? तो राइजोबियम होगा। सर 79 का आंसर छूट गया है। छूटा नहीं है भैया, हमने इसका आंसर लगवाया है। देखिए 79 का उत्तर क्या लगा है, देखिए लेटराइट लगा है। अब हम डायरेक्टली उत्तर, पीछे डिस्कशन था, आगे उत्तर लगा दिए। तो आप लोग को लग रहा है कि नहीं छोड़ दिए, इसको छोड़े नहीं है, देख लीजिए इसका उत्तर लगाया हुआ है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण या फिक्सेशन में सहायक कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम दिया हुआ है। इसका ठीक उत्तर क्या होता है? तो मोलिब्डेनम होता है, ठीक है, बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे प्रश्न, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसे हम क्या, उसमें काफी कमी रहती है किसकी? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की या पोटेशियम की? तो उसमें कमी किसकी रहती है? तो नाइट्रोजन की कमी रहती है उसमें, ठीक है। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं तेजी से नाइट्रोजन का क्या करते हैं? अवशोषण या चूसण करते हैं। आगे प्रश्न दिया है, पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है कि सभी होती है? पर्वतीय जो मिट्टी होती है किस प्रकार की मिट्टी होती है, बताइए जरा।
पर्वतीय जो मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी, ये किस प्रकार की मिट्टी होती है? पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय मिट्टी ये किस प्रकार की मिट्टी होती है? इसका जवाब करिए सब लोग। पर्वतीय मिट्टी ये किस प्रकार की मिट्टी होती है? पर्वतीय मृदा ये किस प्रकार की मृदा है? इसको जवाब करिएगा। पर्वतीय मृदा जो होती है अपने आप में नेचर में क्या होती है? तो अम्लीय होती है। ठीक है, पर्वतीय मृदा की अगर हम बात करेंगे उत्तर भाग में, उत्तर के भाग में पाई जाने वाली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? पर्वतीय मिट्टी का नाम देते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि बाजरा और ज्वार के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी? इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? तो मरुस्थली मिट्टी में सबसे अधिक ज्वार और बाजरा होते हैं। अगर हम ज्वार की बात करते हैं, ज्वार और क्या हो जाएगा आपका? बाजरा। ज्वार और बाजरा ये दोनों फसल किसकी हो जाएगी? रबी की खरीफ की? तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल हो जाएगी, क्योंकि इनको हम किसके टाइम पे लगाते हैं? तो धान के समय। धान के समय बोई जाने वाली सभी फसल किसकी होती है? खरीफ की। इनके लिए मिट्टी का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका कि भारत में मध्यम सिंचाई परियोजना कितना क्षेत्र सिंचाई की जाती है? 2000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा या सभी? तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 2000 से 10,000 हेक्टेयर में जो सिंचाई की परियोजना होती है वो क्या होती है? मध्यम सिंचाई परियोजना होती है। इसको बना लीजिएगा। सेम इसी तरह का प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा हुआ था, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न दिया था उसमें भारत में सर्वाधिक सिंचाई, भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है, सिंचाई ये बृहद नदी घाटी परियोजनाओं से होती है। बृहद नदी घाटी परियोजना से भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है। परियोजनाओं से भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो बृहद नदी घाटी परियोजनाओं से होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है प्रश्न आपका कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 1980 में, 87 में, 90 में की 1997 के अंदर। भारत में जल नीति की बात कर रहा है, भारत में जल नीति की बात कर रहा है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए कुछ खा रहे थे इसलिए उधर जाना हो रहा था। देख लो, अब दिखा भी दिए सब लोग को, तो हम नहीं खा पाएंगे अब पीछे। ठीक है, नहीं लग रहा है। सेवेंटी नाइन का ये होगा, कहाँ है आप लोग परेशान है? 79 को लेके आंदोलन कर रहा है सब। देखिए 79 का ये हो जाएगा, यही है ना? एक बार देखिए क्या बताए हैं। 79 का ये बताए हैं हम। आंदोलन करते हैं खाली आप लोग। सर आप खा भी लेते हैं तो आप लोग क्या भूखे थोड़ी होंगे रूम पे? चलिए इसको बना लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 1987 होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 1987 में की गई थी। हमको दीजिए सर, इसको लिखिए, इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका आगे, ड्रिप सिंचाई की शुरुआत कहां से होती है? इजराइल से होती है। और भारत में सर्वाधिक प्रयोग कहां के लोग करते हैं? भारत में ड्रिप सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग की अगर हम बात करते हैं, भारत में ड्रिप सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग कहां पे होता है? तो राजस्थान में होता है। भारत में ड्रिप सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग कहां पे होगा? तो राजस्थान के अंदर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत में ड्रिप सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग कहां पर होता है? तो राजस्थान के अंदर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे, आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे। प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हो जाएंगे? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सभी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। बाण सागर परियोजना पूछेगा किस नदी पर बनी परियोजना है। अगर हम नदी की बात करते हैं, बाण सागर परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है? तो बाण सागर परियोजना बनी है किस पर? तो ये बनी है सोन नदी पर। सोन नदी पर बनी हुई परियोजना हो जाएगी बाण सागर परियोजना। और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हो जाएंगे? तो इसमें बिहार होगा, बिहार के साथ यूपी होगा, और यूपी के साथ क्या हो जाएगा? तो आपका एमपी होगा। ये तीन ऐसे स्टेट हैं जो इस परियोजना पर बसे हुए हैं। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे, सुनिएगा। प्रश्न करेगा भाखड़ा नांगल से, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? एक प्रश्न पूछेगा आपसे जायकावाड़ी परियोजना, जायकावाड़ी परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हैं? एक प्रश्न आपसे पूछेगा
कि सरदार सरोवर परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हैं? प्रश्न करेगा आपसे चौथे नंबर पे, प्रश्न करेगा आपसे सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित है? पेरियार नदी घाटी, पेरियार नदी परियोजना से कौन से राज्य जो है वो लाभान्वित हैं? ध्यान रखिएगा, अगर हम पेरियार की बात करते हैं तो केरल और कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य जो है लाभान्वित हैं। आगे पूछेगा सरदार सरोवर में, तो इसमें आपका एमपी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका कौन सा? गुजरात होगा, गुजरात हो जाएगा, और गुजरात के साथ क्या हो जाएगा? राजस्थान होगा। इतने लोग क्या है? लाभान्वित होंगे। ठीक है, आगे दिया आपका जायकावाड़ी परियोजना से, इससे कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र होगा। प्रॉपर कौन सा होता है? महाराष्ट्र होता है, और महाराष्ट्र के साथ कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। आगे दिया है आपका भाखड़ा नंगल बांध से, तो इससे आपका हिमाचल लाभान्वित होता है। हिमाचल के साथ कौन होता है? हरियाणा होता है। हरियाणा के साथ कौन सा होगा? यूपी होगा, और कौन सा होता है? तो पंजाब होगा। ये इतने ऐसे राज्य हैं जो कि लाभान्वित है किससे? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से लाभान्वित है। इन सभी को ध्यान रखिएगा। एक पूछा था मैंने, सभी के बारे में बता दिया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है सर, एमसीक्यू का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा कहीं पे, उसी सेक्शन में होगा कहीं, पीडीएफ सेक्शन में, उसको ढूंढिएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है प्रश्न आपका, आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न पूछ रखा है, प्रश्न दिया है आपका सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया था, और ये कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर, तुर्कमेनिस्तान, या कहाँ पे है? सलमा बांध की बात कर रहा है, बताइए जरा। बात सलमा बांध की कर रहा है, और ये कहाँ पर है? सलमा बांध कहाँ पर है? कहाँ देखे हैं सलमा बांध को? सलमा बांध की बात कर रहा है, सलमा बांध। ये सलमा बांध की अगर बात करेंगे, सलमा बांध की अगर हम बात करते हैं, सलमा बांध कहाँ पर है? ये बिहार पुलिस का नहीं, ये अरेंजमेंट किया गया है, क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार किया गया है। आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाने की संभावना है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान उत्तर नहीं होगा भैया, उत्तर मत करिए पाकिस्तान बोलने वाले। ठीक है, इसका उत्तर पाकिस्तान नहीं होगा, नहीं होगा, और किसी भी कंडीशन पे नहीं होगा। ठीक है, अब जरा जवाब करिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अफगानिस्तान होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा कालादान परियोजना, प्रश्न करेगा आपसे कालादान परियोजना जिसको बनाया है भारत ने, और ये कालादान परियोजना कहां पर है? पहला प्रश्न, कालादान परियोजना कहां पर है? पहला प्रश्न पूछेगा आपसे। दूसरा, आगे बढ़िएगा, दूसरा, कालादान परियोजना कहां पर है? अगला, चाबहार परियोजना कहां पर है? चाबहार परियोजना कहां पर है? प्रश्न करेगा आपसे ताला परियोजना कहां पे है? ताला परियोजना भारत ने बनाया है, ताला परियोजना, और ये कहां पर है? चौथा नंबर पूछेगा आपसे चूखा परियोजना का निर्माण भी भारत ने करा है। चूखा परियोजना कहां पर है? आगे पांचवें नंबर पे ग्रैंड रेनेसा डैम, ग्रैंड रेनेसा बांध, ये भी बनाया है भारत ने। ग्रैंड रेनेसा बांध को भी बनाया है किसने? भारत ने। और ये बांध कहां पे है? जरा जवाब करिए। कालादान मल्टी पावर प्रोजेक्ट कहां पर हो जाएगा? तो म्यांमार के अंदर होगा। कहां पर है? म्यांमार के अंदर है। आगे चाबहार की बात करते हैं, कहां पर हो जाएगा? तो ईरान के अंदर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ताला परियोजना कहां पे है? तो भूटान के अंदर है। चूखा परियोजना भी कहां पे है? तो ये भी हो जाएगी कहां पर? भूटान के अंदर। आगे दिया है ग्रैंड रेनेसा डैम कहां पे हो जाएगा? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक पूछा था मैंने, लगभग सब बता दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न सलमा बांध दिया है, सुलेमान पर्वत नहीं दिया है। सब सुलेमान सोचकर उत्तर लगा रहे होंगे भाई साहब लोग। सुलेमान की अगर हम बात करते हैं, सुलेमान कहां पर है? तो ये पाकिस्तान के अंदर है ना जी। बढ़ेंगे आगे। आगे दिया है भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो नलकूप द्वारा की जाती है। नलकूप का मतलब ट्यूबवेल होता है। ठीक है, और यूपी और बिहार की बात करेगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है, सर्वाधिक सिंचाई, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई ये किसके द्वारा होती है? तो ध्यान रखिएगा, यूपी और बिहार में सबसे अधिक सिंचाई जो होती है नलकूप द्वारा ही होती है। यूपी और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो नलकूप द्वारा होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निपुंजय कुमार बोल रहे हैं कि सर इग्नोर करते हैं मेरा कमेंट। ऐसा नहीं है निपुंजय, पढ़ाई करिए। आज सोच रहे हैं पढ़ा दें, पढ़ाना विशेष मकसद हो, बाकी आप लोग से बातचीत तो हम करते ही हैं।
उत्तर प्रदेश में नहर से नहीं भैया, उत्तर प्रदेश में भी नलकूपे से होता है, बिहार में भी नलकूपे से होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में नलकूप से सिंचाई होती है, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हो चाहे हम बिहार की बात करते हैं, दोनों में सिंचाई किससे होती है, तो नलकूप से होती है। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न दिया है, आगे बढ़ेंगे, इसको बना लीजिएगा। आगे दिया है आपका, आगे आगे प्रश्न दिया है कि सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, के बिहार के अंदर। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, पंजाब होगा। सरहिंद परियोजना कहाँ पे है, सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर परियोजना हो जाएगी। सतलज नदी पर परियोजना का नाम क्या है, सरहिंद परियोजना। अगर हम बात करते हैं सतलज नदी निकलती है कहाँ से, नदी निकलती है कहाँ से, तो मानसरोवर के क्षेत्र से निकलती है। मानसरोवर के क्षेत्र से नदी निकलती है सतलज नदी। और ध्यान रखिएगा सतलज जो परियोजना है, सतलज परियोजना सतलज नदी पर जो ये परियोजना है सरहिंद, सरहिंद के साथ एक परियोजना और है। देखिए, एक तो सरहिंद परियोजना है, एक तो सरहिंद परियोजना हो जाएगी, और इसी सतलज पर एक परियोजना हो जाएगी, कौन सी, भाखड़ा नांगल हो जाएगी। कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। और इसी पर एक बैराज भी बना है, बैराज, ये हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर यानी दूसरा। इसी पर एक बैराज बना है, तीसरे नंबर पे नोट कर लीजिएगा। इसी पर एक बैराज बना है, बैराज का नाम क्या हो जाएगा, तो हरि के बैराज परियोजना। हरि के बैराज की बात करते हैं, ये भी कहां पर है, तो सतलज नदी पर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तीन टाइप की परियोजनाएं जो है ये किस नदी पर हो जाएंगी, तो अपना बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव रखी गई थी सन 1958 के अंदर। और इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहां से, नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहां से, तो हरि के बैराज से निकलती है। हरि के बैराज से नहर निकलेगी, हरि के बैराज से, हरि के बैराज से नहर निकलती है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक लाभान्वित स्टेट इंदिरा गांधी नहर से कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित स्टेट यानी सबसे अधिक लाभ लेने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक लाभान्वित स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित स्टेट यानी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान होगा। इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, दिग्घी व बावली परियोजना का मुख्यतः संबंध किससे है, गुजरात से, असम से, राजस्थान या उत्तर प्रदेश से। दिग्घी और बावली परियोजना पूछा हुआ है, इसका जवाब करिए सब लोग। दिग्घी और बावली परियोजना पूछा है, दिग्घी और बावली परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा, दिग्घी और बावली परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा सर, 93 का उत्तर बता दीजिए, 93 का उत्तर देख लीजिए, बताना क्या है। दिग्घी और बावली परियोजना की अगर बात करेगा तो नोट कर लीजिएगा, दिग्घी और बावली परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा, दिग्घी और बावली परियोजना की बात करेगा, दिग्घी और बावली परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा। अफगानिस्तान कहाँ बता रहे हैं इसमें भैया, लिखा है क्या, आसाम, गुजरात, राजस्थान दिया है, राजस्थान को अफगानिस्तान बोल दे रहे हैं सब लोग, इसको बना लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। दिग्घी और बावली परियोजना कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। बाकी लाभान्वित राज्य पूछेगा तो अपना बता लीजिएगा। प्रश्न दिया है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब करा गया था, 96 और 97 में करा गया था। त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। और प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा भारत में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात करते हैं, भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी, तो नोट कर लीजिएगा, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगी। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। सराज खत्म हो जाएगा, काहे नहीं खत्म हो जाएगा, कितना बचा है ये, आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है आपका, टिहरी बांध के पीछे निर्मित जलाशय का नाम क्या है, स्वामी राम तीर्थ सागर है, या स्वामी रामा स्वामी सागर है, या स्वामी जग्गी सागर है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो स्वामी राम तीर्थ सागर हो जाएगा। अरे आप ही लोग के लिए ना डिले कर रहे हैं, टिक लगाना होता तो कभी खत्म हो गया होता। कंसेप्ट बता रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। मकसद ये है कि इतना पढ़ा दिया जाए कि क्वेश्चन मैच कर जाए, टिक लगाने का कोई मीन्स होता, आप बताइए ना मुझे।
एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, ओ माय गॉड मेरा तुक्का भी सही होता है। अरे आज सही हो गया है ना। ठीक है, हो सकता है कल को एग्जाम में तुक्का लपेट दे आपको। तुक्के पे भरोसा नहीं करना है, पढ़ाई जरूरी ज्यादा है। त्वरित का मतलब जल्दी वाली, सबसे जल्दी सिंचाई परियोजना लाई गई थी 96-97 के दौर में। त्वरित का मतलब सर क्या होता है बता दीजिए, पूछ रहे हैं। इसका लगा लीजिएगा उत्तर, स्वामी राम तीर्थ सागर हो जाएगा। स्वामी राम तीर्थ सागर हो जाएगा। स्वामी राम तीर्थ सागर हो जाएगा जलाशय। अब देखिए प्रश्न क्या करेगा, अब सोचिए इसको हम छोड़ दें तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारा होता है इसी के इक्विवेलेंट। प्रश्न करेगा भाखड़ा नांगल के पीछे का जलाशय क्या होगा। भाखड़ा नांगल के पीछे, भाखड़ा नांगल के पीछे का जलाशय क्या होगा, जलाशय। देखते हैं बांध बनता है तो जल को स्टोर करने के लिए पीछे एक बड़ा सा जल का क्षेत्र होता है, इसी को हम बोलते हैं जलाशय। तो भाखड़ा नांगल के पीछे का जलाशय क्या होगा। भाखड़ा नांगल के पीछे एक जलाशय है, जलाशय। भाखड़ा नांगल के पीछे का जलाशय क्या होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा और क्या पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा दूसरा पूछेगा आपसे, दूसरा पूछेगा रिहंद बांध के पीछे का जलाशय क्या होगा। रिहंद बांध, बांध के पीछे जलाशय क्या होगा। रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय है, जलाशय। ये जलाशय क्या होगा, यहां से क्वेश्चन होता है आपका। देखिए रिहंद बांध के पीछे का जलाशय पूछेगा तो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय के नाम से जानते हैं। रिहंद बांध के पीछे जलाशय कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय का नाम इसको हम देते हैं। अगर हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल के पीछे जलाशय कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गोविंद सागर जलाशय हो जाएगा। गोविंद सागर जलाशय, ये गोविंद सागर जलाशय कहां पर हो जाएगा, तो भाखड़ा नांगल के पीछे का जलाशय हो जाएगा। इन दोनों बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिए। सर 95 का आंसर बता दीजिए। 95 का उत्तर राजस्थान हो जाएगा। 95 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, लगा लीजिएगा। 95 का उत्तर क्या है, ए है। ए मीन्स क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। कितना क्वेश्चन, अभी 150 क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी पढ़ते रहिए, 12 बजे तक क्लास चलेगा। 12 बजे तक पढ़ेंगे, 150 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद द्वारा, राम मनोहर लोहिया द्वारा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या इंदिरा गांधी द्वारा। भैया ग्रिड परियोजना को देने वाले कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया साहब थे। सबसे पहले इन्होंने ग्रिड परियोजनाओं को दिया था। और अगर हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो भारत में ध्यान रखिएगा नदी घाटी परियोजना को, नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर किसने कहा था, भारत का मंदिर कहा था किसने, तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार कहां पर है, तो पंजाब के अंदर है। पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की बात करते हैं, सिंचाई, ये सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, तो पंजाब के अंदर होती है। आगे प्रश्न दिया है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के जनक कौन हो जाएंगे, तो बेयर्ड स्मिथ होते हैं। कौन हो जाएंगे, तो बेयर्ड स्मिथ हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, बेयर्ड स्मिथ हो जाएंगे, बेयर्ड स्मिथ। और आगे देखिए प्रश्न दिया है 101वां नंबर, सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई परियोजना है। कर्नाटक की, केरल की, तमिलनाडु, या कहां की है बताइए। कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु, इसका जवाब करिएगा सब लोग। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसका जवाब करिएगा। कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु, इसका जवाब करिएगा। सब लोग देख रहे हैं लाइव, बताइए। अरे बहुत सारा लोग लाइव देख रहा है, लगभग 10,000 से ऊपर है भैया, लगभग 10,000 से ऊपर है। उसका उत्तर हमसे इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि ग्रिड परियोजना के बारे में सबसे पहले राम मनोहर साहब ने बताया था, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये एनसीईआरटी का डेटा है, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसको बताइए, इसका जवाब करिए सब लोग। इसका जवाब सब बता रहे हैं, कोई ए बता दे रहा है, कोई बी बता दे रहा है, कोई सी बता दे रहा है, डी बता, सब बता रहे हैं सब। किसी एक का तो ठीक है होगा इसमें से। हाँ 4 ऑप्शन है, 4 लोग बोल देंगे उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ लेकिन एक बात होती है कि मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो होता है वो ठीक होता है, सही उत्तर वाले मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। लिख रहे हैं सर कर्नाटक होगा, कुछ लोग लिख रहे हैं सर तमिलनाडु होगा, ठीक है। इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु होगा। कहाँ होगा भैया, लगा लीजिएगा। अच्छा क्या दिया, सुरंगम, एक सेकंड, सुरंगम दिया है। सुरबहार पूछेगा तो तमिलनाडु, सुरंगम पूछेगा तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा।
आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे, वैसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर में नवंबर में हम क्या बोलते हैं, गेहूं बोते हैं। अक्टूबर नवंबर में हम गेहूं बोते हैं, गेहूं। और ध्यान रखिएगा तथा मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ठीक है, गेहूं का मतलब क्या हो जाएगा, आपका रबी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। खरीफ को हम बोते हैं कब, तो खरीफ को हम बोते हैं जून और जुलाई में। जून और जुलाई में खरीफ की क्या होती है, बुआई होती है। खरीफ की अगर हम बुआई की बात करेंगे, बुआई की बात, तो जून और जुलाई में होती है। और इसको हम काटते कब हैं, काटते हैं इसको हम काटते हैं कब, तो सितंबर और अक्टूबर के महीना में काटते हैं। सितंबर और कब, अक्टूबर में काटते हैं। सितंबर और अक्टूबर के अंदर इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। जायद की बात करते हैं, जायद। जायद की अगर हम बात करते हैं, जायद की बुआई होती है अप्रैल, अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में इसकी बुआई होती है। अप्रैल में इसकी क्या होती है, बुआई होती है किसकी, जायद की। मार्च और अप्रैल में इसकी क्या होती है, बुआई होती है। और इसको हम काटते कब हैं, काटते हैं कब, काटते इसको कब हैं, तो ध्यान रखिएगा मई और जून के महीना में इसको हम काट लेते हैं। जायद का मतलब क्या होता है, ककड़ी और खीरा होता है। ककड़ी और खीरा या फिर तरबूज। ककड़ी, खीरा और तरबूज जो होता है अपने आप में किस प्रकार की फसल है, तो जायद फसल है। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर पूछा गया है, पक्का पूछा गया, इसको देख लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है, किसी एक भूमि पर एक फसल की एक वर्ष में उत्पादन की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं। मिश्रित खेती बोलेंगे, बागानी खेती बोलेंगे, गहन कृषि बोलेंगे, कि सस्य गहनता बोलते हैं। इसका जवाब करिएगा आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब करिएगा। क्वेश्चन आपका लगभग नियर अबाउट लग रहा है मुझे कि क्वेश्चन है एग्जैक्ट 251 क्वेश्चन है। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। 251 प्रश्न है, 251 प्रश्न दिया गया है आपको, 251 प्रश्न है। इसको जवाब कर दीजिएगा। रिप्लाई रविशंकर बोल रहे हैं सर, रिप्लाई नहीं करते हैं। जितेंद्र है, अविनाश है, रूपम कुमारी है, हीरो साहू है, काजल है, अभिषेक है, परशुराम है, गौरव है, सूरज है, सचिन है, परमानंद कुमार है, विकास है, अभिषेक सिंह है। सब लोग पढ़ते रहिए भैया, इसका जवाब करिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो सस्य गहनता के नाम से जानते हैं। लगाइएगा, सब लोग ये बता रहा है, इसको बना लीजिएगा। एक ही भूमि पर एक फसल की वर्ष में उत्पादन की बारंबारता को हम क्या कहते हैं, उत्पादन की बारंबारता मतलब वही फसल का उत्पादन बार बार किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्य गहनता। एक ही भूमि पर अन्य अनेक प्रकार की फसलें लगाना। भूमि एक ही हो, एक ही भूमि पर, एक ही भूमि पर अन्यत्र प्रकार की फसल लगाना। अन्यत्र, अन्यत्र प्रकार, अत्यंत प्रकार लिख ले, इसको लिखिए ना। एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल लगाना। एक से अधिक फसल को अगर हम लगाते हैं एक सिंगल भूमि पर, तो ध्यान रखिएगा इसको हम मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। बाकी बगानी खेती या गहन खेती तो अपना देख लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि जैविक कृषि का जनक किसको बोला गया है, तो अल्बर्ट हावर्ड को कहा गया है। जैविक खेती की बात करेंगे, अल्बर्ट हावर्ड हो जाएंगे इसके जनक। और जैविक खेती की अगर हम बात करते हैं, जैविक खेती, अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती को सबसे पहले अपनाया था किसने, जैविक खेती को अपनाने वाला कौन हो जाएगा, जैविक खेती को सबसे पहले अपनाने वाला कौन हो जाएगा, तो अपनाया था सन 2003 में ही। ये कौन अपनाया था, तो सिक्किम ने अपनाया था। सिक्किम ने इसे सन 2003 में ही अपना लिया था, जैविक खेती को सिक्किम स्टेट ने अपनाया था। और सिक्किम को भारत का पहला जैविक स्टेट घोषित किया गया। भारत का पहला जैविक स्टेट की बात करते हैं, भारत का पहला जैविक स्टेट, भारत का पहला जैविक स्टेट ये किसको बताया गया, तो सिक्किम को बताया गया। और भारत का पहला जैविक स्टेट घोषित किया गया सिक्किम को। और इसकी घोषणा कब की गई, घोषणा किया गया था सन 2016 के अंदर। 13 साल की मेहनत के बाद सिक्किम को भारत का पहला जैविक स्टेट बनाया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सर हम पूर्णिया एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, अच्छी बात है भैया, पूर्णिया एयरपोर्ट से हैं तो पढ़ते रहिए लगातार। इसको भारत का पहला जैविक स्टेट कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। अब यहीं से एक प्रश्न करेगा, भारत का पहला जैविक यूटी, भारत का पहला जैविक यूटी की अगर हम बात करते हैं, भारत का पहला जैविक यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, तो लक्षद्वीप होगा। भारत का पहला जैविक यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। आगे प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति आने के बाद कहां पर विस्तृत खेती का प्रचलन तेजी से शुरू हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर, केरल व कर्नाटक के अंदर, गुजरात और राजस्थान के अंदर, या पंजाब और हरियाणा के अंदर। उत्तर क्या है, पंजाब और हरियाणा के अंदर। अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति, अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं, समय कब का था, 1966 और 1967 का टाइम था। भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो एम एस स्वामीनाथन साहब हो जाएंगे।
MS स्वामीनाथन भारत स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं। और प्रश्न करेगा आपसे हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे कौन हो जाएंगे, तो विश्व स्तर पे जनक कौन हो जाएंगे, तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग साहब हो जाएंगे विश्व स्तर पर। नॉर्मन बोरलॉग की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मन बोरलॉग ये किस स्तर पे हो जाएंगे, तो विश्व स्तर पे होंगे हरित क्रांति के जनक। भारत स्तर पे MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। हरित क्रांति में एक फसल थी गेहूं और एक दूसरी फसल है जौ, इन दोनों फसलों पर सर्वाधिक ध्यान दीजिएगा जोर दिया गया था। हरित क्रांति जो थी इस समय लाई गई थी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और शास्त्री जी ने अपने हाथों से पंजाब के अंदर बैल के द्वारा खेती करा था और अपने हाथों से गेहूं का एक बीज लगाया था जिसका नाम था लार्मा रोजो। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति में गेहूं की एक फसल लगाई गई थी गेहूं, और गेहूं में जो किस्म लगाई गई थी किस्म, यानी गेहूं की जो किस्म थी इसको हम लार्मा रोजो के नाम से जानते हैं। इसको लार्मा रोजो कहा गया। लार्मा रोजो नामक गेहूं की किस्म थी जिसको लगाया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और कहां पर लगाया गया था, ये पंजाब में लगाया गया था। पंजाब के अंदर इन्होंने खेती करा था और खुद के हाथ से गेहूं का बीज लगाया था लार्मा रोजो। और ये प्रजाति कहाँ की थी, तो मैक्सिको की प्रजाति थी। इस लार्मा रोजो नामक प्रजाति को लाने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसकी उनकी मृत्यु के बाद इसका प्रयोग किया गया, और किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो शास्त्री जी द्वारा करा गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा इससे हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य कौन से, तो इसमें एक सबसे पहला राज्य लिखिएगा पंजाब, सबसे पहला हो जाएगा आपका पंजाब। सेकंड नंबर पे लिख लीजिएगा हरियाणा, सर्वाधिक लाभ किसको हुआ, हरियाणा को। और तीसरे नंबर पे सर्वाधिक लाभ किसको होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को होता है। ठीक है, ये तीन बातें आपके लिए जरूरी हो जाएगी। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं, श्वेत क्रांति, अगर हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं, भारत में श्वेत क्रांति को लाया गया था सन 1970 में। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसका संबंध किससे हो जाएगा, मिल्क से हो जाएगा। और इसको लाने वाले कौन थे, तो भैया वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति को लाने वाले कौन हो जाएंगे, तो वर्गीज कुरियन साहब हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, स्थानांतरण कृषि को उड़ीसा में क्या कहा गया है, तो उड़ीसा में इसको कोमांग ब्रिंगा या पामा डिमा के नाम से जानते हैं। और स्थानांतरण कृषि सर्वाधिक कहां पर होती है, सर्वाधिक स्थानांतरण कृषि की बात करते हैं कहां पर हो जाएगी, तो मेघालय के अंदर होती है। सर्वाधिक स्थानांतरण कृषि कहां पर, मेघालय के अंदर, जिसको हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। झूम खेती सर्वाधिक कहां पर होती है, मेघालय। अगर मेघालय न हो तो देगा आपसे पूर्वोत्तर। झूम खेती कहां पर होती है सर्वाधिक, तो पूर्वोत्तर स्टेट में सबसे अधिक पाई जाती है। आगे प्रश्न दिया है आपका, आगे प्रश्न दिया है कि अंगूर के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं, अंगूर का उत्पादन कहलाता है आपका विटीकल्चर, विटीकल्चर कहलाएगा। रेशम कीट पालन क्या होता है आपका, रेशम कीट पालन की अगर हम बात करते हैं, रेशम कीट पालन ये हो जाएगा सेरीकल्चर। और मत्स्य पालन की अगर हम बात करते हैं, मत्स्य पालन की अगर हम बात करेंगे, मत्स्य पालन ये अपने आप में क्या है, पीसीकल्चर। और केंचुआ पालन क्या हो जाएगा, केंचुआ पालन, केंचुआ पालन की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में क्या होता है, वर्मी कल्चर होता है। क्या समझ गए आप लोग। सर कटिहार की धरती से प्रणाम बोल रहे हैं, नमस्कार भैया। पढ़िए, मनीषा सी बता रही है उत्तर, सी ठीक बताई है। अच्छा, इसका उत्तर क्या होगा, तो ए होगा। सब सी कहाँ लिख रहा है अभी, कार्तिक गुप्ता, बहुत मारेंगे तुमको। काजल कुमारी ए बता रही है, पढ़ रही है बढ़िया से। सर अनीता का नाम बोल दीजिए ना प्लीज, सोर्स लगवा रहे हो बताइए। सर हम उत्तर प्रदेश से पढ़ रहे हैं, पढ़िए बढ़िया है, पढ़ते रहिए। आर्यन बाबू है, मैसेज कर रहे हैं, रिचू मैसेज कर रही है, नीलम मैसेज कर रही है, गुंजन भारती है, रंजन है, रोशन है, नवीन है, रवि है, सागर कुमार है, आशीष है, रितेश है, अमृता है, मुस्कान है, सागर है, राजीव है, रामजी है, गोपाल है, रोहित है, विकास है, नीतीश कुमार है, राकेश है। और अब तो बहुत तेजी से आप लोग कमेंट करने लगते हैं नाम बोलने पर, रहने दीजिए, अब तो नहीं बोल पाएंगे नाम। आगे बढ़िएगा, इसको बना लीजिएगा। आगे दिया है प्रश्न आपका, सर ब्रेक नहीं अभी देंगे थोड़ा सा बीच में 2 मिनट का। ठीक है, 2 से 5 मिनट का एक ब्रेक देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, थोड़ा वेट करिएगा। ठीक है, अभी तो पढ़ाने दीजिए मुझे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, कटक के अंदर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछेगा कहाँ पर हो जाएगा, कटक के अंदर हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। और विश्व चावल अनुसंधान पूछेगा आपसे, विश्व चावल अनुसंधान की बात करेगा, चावल अनुसंधान कहाँ पर है, अनुसंधान
विश्व स्तर पे अगर हम रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो मनीला के अंदर हो जाएगा। विश्व स्तर पे मनीला के अंदर। और राष्ट्रीय चावल की बात करेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, कटक के अंदर हो जाएगा, कटक के अंदर। और आगे देखिए प्रश्न दिया आपका, चावल किस प्रकार की खरीफ फसल है, उष्णकटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय या शीतकटिबंधीय की, सभी हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय फसल हो जाएगा। और आगे देखिए प्रश्न दिया आपका, निम्नलिखित में से गेहूं की मुख्य किस्मों में कौन सी है, राज 3077, अर्जुन है, कल्याण, सोनाई, सब होता है जी गेहूं की किस्म। ठीक है, उसको बना लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जवाब करिएगा। और करेंटली डेटा क्या है, इसका जवाब करिएगा आप लोग। गेहूं का प्रोडक्शन करेंटली यानी वर्तमान में सबसे अधिक कौन कर रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन वर्तमान में कौन कर रहा है, करेंटली डेटा बताइएगा, हम भी चेक कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन करेंटली कहां पे हो रहा है, करेंटली रिसेंटली का डेटा आप लोग बताएंगे, रिसेंटली कौन कर रहा है गेहूं का प्रोडक्शन सबसे अधिक, रिसेंटली अभी का बताइएगा सब लोग, अभी का बताइएगा। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। गेहूं का रिसेंटली उत्पादन कौन सा कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश कर रहा है, बी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। गेहूं का सर्वाधिक प्रोडक्शन की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, यूपी। अब जरा आप लोग के जिम में हम छोड़ रहे हैं, चावल का प्रोडक्शन बताइए, चावल का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा स्टेट कर रहा है, चावल उत्पादन में टॉप स्टेट कौन सा है, चावल उत्पादन में टॉप स्टेट अभी रिसेंटली कौन सा है आज की डेट में, चावल की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे। अगर हम चावल उत्पादन की बात करते हैं, कुछ लोग पंजाब मत लिखिए भैया, ठीक है। अब चावल की अगर हम बात करते हैं, चावल उत्पादन में टॉप स्टेट कौन सा है, इसकी जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है। बाकी सर्वाधिक सिंचाई वाली फसल कौन सी है, गेहूं है, ज्वार है, गन्ना है या बाजरा है। सबसे अधिक सिंचाई हम किसको देते हैं, गेहूं को देंगे, ज्वार को देंगे, बाजरा को देंगे या फिर गन्ना को देते हैं। सर्वाधिक सिंचाई हम किसको देते हैं बताइए। चावल में लिख रहे हैं लोग वेस्ट बंगाल, कुछ लोग लिख रहे हैं तेलंगाना। चावल में टॉप पे कौन सा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तेलंगाना होगा, इसको देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ को हम चावल का खाली कटोरा के नाम से जानते हैं, टॉप इसका हो जाएगा तो महानदी बेसिन हो जाएगा, महानदी बेसिन। तरीका चल रहा है, आवाज आ रही है मेरी, वीडियो चल रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है क्या, एक बार जवाब करिए तो सब लोग। वीडियो है, सारा कुछ ठीक चल रहा है ना, ठीक है चल रहा होगा मुझे लग रहा है। अरे आवाज आ रही है मेरी, आप भी देख रहे हैं उसको, ठीक चल रहा है। हाँ सर लिख रहा है सब कोई। ये बना लीजिएगा, चावल का कटोरा महानदी बेसिन होता है, महानदी बेसिन को हम चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं, महानदी का बेसिन। अब यहीं से ध्यान रखिएगा, जो चावल है, चावल के प्रोडक्शन में टॉप पर कौन सा है ये, और चावल का कटोरा स्टेट पूछेगा तो कौन सा होता है, छत्तीसगढ़ होता है। छत्तीसगढ़ राज्य को हम चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया आपका, सर्वाधिक सिंचाई वाली फसल कौन सी है, तो गन्ना है। गन्ने को इन फसलों में सर्वाधिक सिंचाई वाली फसल कहते हैं, क्योंकि ज्वार और बाजरा आपको मैंने बताया था मरुस्थलीय फसल है। जब मरुस्थलीय फसल है भैया तो इसके लिए सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता तो है नहीं। गेहूं में आप लोग को पता है कि 1 से 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, लगभग 1 से 2 बार। अब तो ऐसा गेहूं आ गया कि 1 बार सिंचाई कर देंगे गेहूं हो जाएगा, सेकंड सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं होती है, समझ गए ना। चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़िएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, चाय में कौन सा पदार्थ होता है, चाय के अंदर होता है थीन, ठीक है। तंबाकू के अंदर क्या होता है, तंबाकू में जहरीला पदार्थ पूछेगा तो क्या होता है, निकोटीन होता है। और कॉफी के अंदर क्या होता है, कॉफी में होता है आपका कैफीन। निकोटीन तंबाकू की बात करते हैं सर्वाधिक कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। कैफीन यानी कॉफी की बात करेंगे सर्वाधिक कहां पर होता है, तो कर्नाटक के अंदर होता है। चाय की बात करते हैं भैया सर्वाधिक कहां पर, अगर हम चाय की बात करेंगे सर्वाधिक कहां पर होता है, तो ये आसाम के अंदर होता है। चाय सर्वाधिक कहां पे है, तो ये चाय होता है कहां पर, असम के अंदर सर्वाधिक चाय होती है। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, आगे प्रश्न है कि कॉफी या कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो कॉफी का सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन करेगा, तो ब्राजील। ब्राजील के अंदर कॉफी के बागान को हम क्या कहते हैं, कॉफी का जो बागान है,
कॉफी का जो बागान है ब्राजील के अंदर, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ब्राजील के अंदर कॉफी के बागानों को हम क्या कहते हैं? तो फेजेंडा के नाम से जानते हैं, फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील के अंदर कॉफी के बागान को हम क्या बोलते हैं? तो फेजेंडा के नाम से जानते हैं। और यही से ध्यान रखिएगा, कॉफी के लिए ब्राजील में कॉफी का सर्वाधिक, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक कॉफी का प्रोडक्शन होता है, सर्वाधिक उत्पादन, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ब्राजील के अंदर। यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा आपसे ब्राजील से, प्रश्न क्या पूछेगा? कॉफी का सर्वाधिक भंडारण, ब्राजील के अंदर कॉफी का भंडारण कहाँ पर होता है? साओ पाउलो एक शहर है, साओ पाउलो के अंदर, साओ पाउलो में कॉफी का सर्वाधिक भंडारण होता है। और प्रश्न करेगा कॉफी का निर्यात बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? निर्यातक पोर्ट की अगर हम बात करेंगे, कॉफी के निर्यातक पोर्ट की अगर हम बात करते हैं, सेंटोस पोर्ट, सेंटोस जो पोर्ट होता है वो कॉफी का सर्वाधिक क्या करता है? निर्यात करता है। कॉफी का सर्वाधिक निर्यातक पोर्ट की बात करेंगे तो कौन सा होगा? सेंटोस पोर्ट होगा। कॉफी का सर्वाधिक निर्यातक पोर्ट कौन सा है? सेंटोस पोर्ट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़िएगा, आगे जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? जूट के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और भैया अगर हम जूट की बात करते हैं, जूट में टॉप कंट्री की अगर हम बात करेंगे, जूट के उत्पादन में टॉप कंट्री कौन सी है? तो टॉप कंट्री कौन सी हो जाएगी? तो बांग्लादेश हो जाएगी। जूट के उत्पादन में टॉप कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। और टॉप स्टेट की अगर हम बात करते हैं, जूट में टॉप स्टेट कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल है। क्या बात ठीक है? इसको बना लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है आगे कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां मूंगा रेशम का उत्पादन होता है? कहां पर? भारत के अंदर होता है। टसर रेशम हो चाहे मूंगा रेशम हो, एक तो प्रजाति है रेशम की टसर रेशम, एक तो होता है आपका टसर रेशम, और दूसरा कौन सा है? तो मूंगा रेशम। और मूंगा का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो भारत के अंदर होता है। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे रेशम में टॉप पे कौन सा है? रेशम उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, रेशम उत्पादन में टॉप स्टेट पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? चीन बता लीजिएगा। रेशम मार्ग भारत के किस दर्रे से होकर गुजरा है? तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? भारत को जोड़ता है। किससे? चीन से जोड़ता है। और आगे देखिए, प्रश्न दिया है आगे कि निम्नलिखित में से नगदी फसल के प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएंगे? चाय, कॉफी और तंबाकू, ये सभी अपने आप में क्या है? तो नगदी फसल है, इसको ध्यान रखिएगा। गन्ना भी हो जाएगा इसमें, गन्ना भी हो जाएगा। और कौन सा होगा? तो कपास भी होगा। ये सभी फसलें कौन सी? नगदी, जिसको हम भंडारित ना कर पाए, बेचना ही हो इनको, तो इन फसलों को हम नगदी फसल कहते हैं। बाकी रबी के बारे में आप जानते हैं, रबी की फसल क्या होती है? गेहूं के समय लगाने वाली फसल को हम रबी बोलते हैं। खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल, तो भैया खरीफ का मतलब होता है ऐसी फसल जो चावल के समय लगाई जाए, वो खरीफ होती है। जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसल यानी ऐसी फसल जिसको हम गर्मी के मौसम में लगाते हैं, जैसे तरबूज के टाइम जो फसलें आप देख पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो खरीफ की फसल के नाम से जानते हैं। अब तो फसलों को मॉडिफाई किया करके भी लगाया जा रहा है, खरीफ वाली फसल को कभी कभी रबी में लगा देता है सब जबरदस्ती। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो एम एस स्वामीनाथन है। और मैंने बताया था आपसे विश्व स्तर पर जनक कौन हो जाएंगे? तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हो जाएंगे। आगे, श्वेत क्रांति का भारत में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक लाभान्वित है? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र? श्वेत क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, क्षेत्र पूछा है, श्वेत क्रांति पूछा है। श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है आपका? दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है? दुग्ध प्रोडक्शन की बात कर रहा है। मिल्क में सबसे टॉप पे कौन सा है? तो उत्तरी क्षेत्र होता है। आगे देखिए, प्रश्न दिया है आगे प्रश्न, श्वेत क्रांति में सबसे टॉप पे कौन सा है? श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक कहां पर? उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका उत्तर क्या लगाएंगे आप लोग? पश्चिमी भी हो सकता है और उत्तरी भी हो सकता है। एग्जैक्ट उत्तर क्या लगाएंगे आप लोग? सर ए होगा, लगा दीजिए। इसका उत्तर क्या लगाना चाहेंगे? इसको जवाब करिए आप लोग। तो श्वेत क्रांति का पूछ रखा है, सर ए लगाइए। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक लाभान्वित होता है? इसका जवाब करिए। सी लगाने वाले भी हैं कुछ लोग, यूपी बोल रहे हैं, यूपी। अच्छा चलिए, थोड़ा सा इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आएंगे। आगे प्रश्न दिया आपका, नदी जोड़ो परियोजना कौन सी क्रांति में लाई गई थी? रजत क्रांति, अमृत क्रांति, गुलाबी क्रांति या पीली क्रांति? ठीक है, अगर हम गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो इसमें झींगा उत्पादन है, झींगा की बात गुलाबी क्रांति में। पीली क्रांति की बात करते हैं तो तिलहन, तिलहन की बात करते हैं पीली क्रांति में। अगर हम अमृत क्रांति की बात करते हैं, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सभी क्रांतियों का समूह, सभी क्रांतियों के समूह की अगर हम बात करते हैं, सभी क्रांतियों का
समूह की अगर हम बात करते हैं, सभी क्रांतियों का समूह, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी क्रांति है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति है। इंद्रधनुषीय क्रांति, जो इंद्रधनुषीय क्रांति, ये सभी क्रांतियों का क्या हो जाएगी, तो समूह हो जाएगी। इस क्रांति को हम नाम देते हैं इंद्रधनुषीय क्रांति। और आगे दिया है आपका प्रश्न, आगे प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन गाय की एक प्रमुख किस्म है। साहिवाल और राठी है, गिर और मालवी है, नागौरी और अंगोल है। बात क्या हो जाएगा, सभी। और मुर्रा पूछेगा आपसे, मुर्रा क्या है, मुर्रा क्या है, जामुना पारी क्या है, जामुना पारी बताइएगा। मुर्रा और जामुना पारी क्या है। तीसरे नंबर पे चांगपा क्या है, चांगपा, चांगपा क्या है। चौथे नंबर पर कड़कनाथ क्या है, बताइए कड़कनाथ। अगर हम कड़कनाथ की बात करते हैं, कड़कनाथ क्या है। पांचवें नंबर पर लिखिएगा सिंधी क्या हो जाएगी, सिंधी। सिंधी क्या होती है, सिंधी गाय होती है। कड़कनाथ क्या है, तो भैया ये मुर्गा है। और आगे चांगपा क्या है, तो ये भेड़ की प्रजाति है। जामुना पारी किसकी प्रजाति है, तो ये बकरी की प्रजाति है। मेरीना किसकी प्रजाति है, मेरीना, मेरीना भी किसकी है, तो भेड़ की है। मुर्रा पूछेगा तो ये किसकी प्रजाति है, तो भैंस की प्रजाति है, बना लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे, प्रश्न की भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक खनिज का हृदय माना गया है। मध्यवर्ती पेटी है, उत्तर पश्चिमी पेटी, हिमालयन है कि उत्तर पूर्वी पेटी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा खनिज का हृदय, ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र होता है, नॉर्थ और ईस्ट का क्षेत्र, ये खनिज पेटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार लगभग यही है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है, नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर पठार। खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज संसाधन के आधार पर, खनिज संसाधन के आधार पर सबसे संपन्न पठार कौन सा हो जाएगा, तो सबसे संपन्न पठार कौन सा है, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज संसाधन लौह अयस्क पाया जाता है। 100%, 93%, 70% या 84%। उत्तर क्या हो जाएगा, 84% हो जाएगा। कहाँ की बात कर रहा है, उत्तर पूर्वी भाग की बात कर रहा है, लिख लीजिएगा 84% लौह अयस्क की बात करेगा आपसे। लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए मैंने बताया था आपसे, इसके लिए एक खान है जिसको आप बैला डिला के नाम से जानते हैं। बैला डिला की जो खान है, बैला डिला की खान, बैला डिला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। और बैला डिला की खान है कहां पर, तो छत्तीसगढ़ के अंदर है। बैला डिला की खान कहां पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और लौह अयस्क के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रसिद्ध हो जाएगा। प्रश्न करेगा आपसे लौह अयस्क और कहां से निकलते हैं, तो धारवाड़ चट्टान से। धारवाड़ की जो चट्टान है, चट्टान, ये चट्टान भी किसके लिए है, तो लौह अयस्क के लिए है। धारवाड़ की चट्टान कहाँ देख पाते हैं आप, तो कर्नाटक के अंदर देख पाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़िएगा आगे। एक स्टूडेंट प्रणव कुमार लिख रहे हैं, सर आप एग्जाम के बाद हमेशा के लिए चले जाएंगे क्या। ये स्टेटमेंट तो मेरा नहीं है, ऐसा आपने कहाँ सुना, इसको जवाब करिए तो हम बताएं कुछ। क्या क्या पूछते रहते हैं आप लोग। आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे, प्रश्न दिया है कि मैग्नीज का उत्पादन कांस्य शुष्क बैटरी और जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का मतलब क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, म से मैग्नीज, एम से एमपी। सौभाग्यवश अब मिल भी गया। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है, तांबा का सबसे बड़ा भंडार कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। और भैया कहां पर, तो मलाज खंड के अंदर। कहां पर, मलाज खंड के अंदर सर्वाधिक तांबा निकलता है। उत्तर हमारा हो जाएगा एमपी। 125 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 125 क्वेश्चन और आपको पढ़ना है, ठीक है। अब एक बात मेरी सुनिए सब लोग, सब मेरी एक बात सुनिएगा। सर ब्रेक दीजिए ना, हाँ ब्रेक के लिए तो सोच रहे हैं थोड़ा सा। 125 क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप सुनिएगा थोड़ा सा मेरी बात को, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है आपका 10:31 हो रहा है ना, 10:31 टाइम हो रहा है, 10:31 का टाइम हो रहा है, ठीक है। 10:31 से लेकर 10:45 तक का ब्रेक है। 10:45 ध्यान रखिएगा, ये क्लास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी 10:45 पे, ठीक है। सभी लोग क्लास के साथ जुड़िएगा। 5-15 मिनट का टाइम है, अपना थोड़ा सा खाना पीना है तो कर लीजिएगा, फ्रेश हो लीजिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा, स्थिर होकर फिर बैठिएगा। 125 क्वेश्चन और पढ़ा जाएगा। क्लास लगभग 12 बजे के समथिंग हम बंद करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद।